जो कल हमने देखा था कि किस तरह फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें एक हेडिंग आया था आतंक का राज 1793 से लेकर 94 के बीच में। अर्थात जो रोबेस्पियर नाम के व्यक्ति थे, उनको जब सत्ता सौंपी गई तो उन्होंने भी वही अत्याचार राजा जैसे करने शुरू कर दिए और अंततः उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा दी और 1794 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इस तरह से हम कहें कि आतंक के राज्य की समाप्ति हुई। यहाँ तक कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि उनके अर्थात रोबेस्पियर के शासन समाप्त होने के बाद जो देश का शासन है वो डायरेक्टरी द्वारा शासित होने लगा। एक डायरेक्टरी बनाई गई, नया जो संविधान बनाया गया था उसके अनुसार देश का शासन डायरेक्टरी की द्वारा चलाया जाएगा। जो राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें हुआ था, जिसमें 26 अक्टूबर 95 को फ्रांस के लिए गणतंत्रात्मक संविधान बनाने को स्वयं को भंग कर दिया। इस व्यवस्था के अनुसार फ्रांस का शासन 2 सदनों वाली डायरेक्टरी अर्थात संसद, जैसे हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं ना, राज्यसभा लोकसभा, ऐसे ही वहाँ भी 2 सदन बनाए गए थे और उनके द्वारा देश का शासन चलना था। 10 अक्टूबर 1799 तक फ्रांस का शासन इसी के द्वारा चलाया गया। लेकिन डायरेक्टरी के शासनकाल में फ्रांस की जो आंतरिक दशा थी वो बिगड़ती चली गई। वैदेशिक क्षेत्र में फ्रांस को महत्वपूर्ण सफलताएं भले ही प्राप्त हुई हों, लेकिन डायरेक्टरी के शासनकाल में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का एक उत्थान हुआ। अर्थात एक नया नेता उभर कर आया जिसे हम कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। वैसे तो नेपोलियन के बारे में हम और भी इससे पहले सुन चुके हैं कि नेपोलियन की डायरी में लिखा था कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और आप देखेंगे उसका इतिहास उठा के तो उसने जितने भी युद्ध हारे वो जीते हैं, ज़्यादातर युद्ध लड़े जितने भी, उनमें ज़्यादातर उसकी जीत हुई है। अंत में आके 1815 में वो वाटरलू के युद्ध में हार गया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट का युग। तो हम देखें कि नेपोलियन बोनापार्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इतिहास में चर्चित व्यक्ति रहा। थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लें। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के नगर एजाशियो में हुआ था। बोनापार्ट कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का सेनापति बना, फिर एक महान समाज सुधारक बना, आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी बना। फ्रांस में देश के सर्वोच्च शासन की कमान संभालने वाली डायरेक्टरी को 1799 में आकर के भंग कर दिया गया और उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। और 1799 से लेकर 1804 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण सुधार भी किए और 1804 में आते आते वो फ्रांस का सम्राट बन बैठा। यहाँ फिर आप देखेंगे कि जिस राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए फ्रांस के लोगों ने क्रांति की थी, उसके सामने फिर वही एक बार नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में राजतंत्र स्थापित हो गया। तो नेपोलियन 1805 में ऑस्ट्रिया, 1806 में प्रशा माने जर्मनी तथा 1807 में रूस को पराजित कर अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंच गया। अब उसने व्यापार निषेध नियम लागू कर इंग्लैंड को निशाना बनाया, किंतु जब वो अंग्रेज़ों की तरफ बढ़ा तो अंग्रेज़ों की नौसेना का उसे अनुमान नहीं था और अंग्रेज़ों की नौसेना के आगे वो परास्त हुआ। इस प्रकार हम देखें 1815 में मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू नामक स्थान पर उसे पुनः पराजित कर दिया। अंत में 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासन में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जहाँ तक बात है उसके द्वारा जो शासन व्यवस्था लागू की गई थी वो बहुत समय तक चलती रही। बाद 1848 में आके फ्रांस में दूसरी बार गणतंत्र शासन की स्थापना फिर से होती है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई, उसके बाद उसके द्वारा जो बनाए गए सिद्धांत
उसके द्वारा बनाया गया नया संविधान, बीच में आतंक का राज, नेपोलियन बोनापार्ट का युग आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये क्रांति ख़त्म हो गई। अब प्रश्न है कि इस क्रांति का स्वरूप कैसा था, इस क्रांति का स्वरूप कैसा था। जहाँ तक फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ वर्ग अर्थात मध्य वर्ग की क्रांति कहा जाता है। मध्य वर्ग क्या होता है? मध्य वर्ग माने जो बीच का वर्ग होता है, ना बहुत पैसे वाले और ना ही बहुत गरीब लोग। बुर्जुआ वर्ग ने क्रांति के पहले, क्रांति के दौरान और क्रांति के बाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांति के ज़्यादातर नेता बुर्जुआ वर्ग से ही आते थे। थोड़े समय के लिए हालांकि जैकोबिन दल, जिनमें सर्वहारा वर्ग के लोग भी थे, उनके हाथों में सत्ता आई। जैकोबिनों ने सर्वहारा वर्ग को आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिलाने की कोशिश की। इस क्रांति ने मध्य वर्ग के लोग ही ज़्यादा लाभान्वित हुए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत से मध्यम वर्ग को ही लाभान्वित हुआ एवं साधारण जनता को मताधिकार नहीं मिला। माने उन्होंने प्रयास तो बहुत किया बुर्जुआ वर्ग ने कि इन आम आदमियों को भी, लेकिन ऐसी शर्तें लगा दी गई कि उन्हें गणतंत्र का पूरा फ़ायदा नहीं मिला। फिर भी जो परिवर्तन हम देखते हैं उनमें है, पहले और दूसरे स्टेट के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मध्यम वर्ग ने उनसे उनका लाभ उठाया। अतः हम कह सकते कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति मध्यम वर्गीय क्रांति थी। तो हम चूँकि वर्णन क्या कर रहे थे कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था, तो स्वरूप में देखा कि वैसे तो अगर देखें पूरी दुनिया का इतिहास देखें, चाहे भारत में जो 1857 की क्रांति हुई उसमें भी हम देखें तो क्रांति हमेशा मध्य वर्ग ही करता है, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास ही वो परिस्थितियाँ होती हैं, उसके पास क्षमता होती है कि वही क्रांति को आगे बढ़ाता है। ऊपर वाला वर्ग क्रांति करना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, और निचले स्तर के लोग क्रांति करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हमेशा क्रांतियाँ मध्य वर्ग द्वारा ही संचालित हुईं और ज़्यादातर सफल भी हुईं। इस क्रांति के दौरान एक और पहलू देखने को मिलता है, वो है महिलाओं की दशा। तो हम देखें कि क्रांति के पहले और क्रांति के दौरान फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण ही फ्रांसीसी समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अधिकांश महिलाएं तृतीय स्टेट से संबंधित भी थीं। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं तथा संपन्न घरों में कार्य किया करती थीं। बस पढ़ी लिखी नहीं थी वो लोग। कुलीनों तथा धनी व्यक्तियों की बेटियां ही कॉन्वेंट की पढ़ाई करती थीं। महिलाओं की मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती थी। ये सब ये बता रहा है कि फ्रांस की क्रांति से पूर्व और क्रांति के दौरान फ्रांस की महिलाओं की दशा खराब थी। क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उन्हें भी आशा थी कि शायद हमें भी इस क्रांति के द्वारा हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो सका। और 1791 के संविधान ने फ्रांसीसी महिलाओं को निराश किया। इसका मुख्य कारण था उन्हें मताधिकार से वंचित करना, महिलाओं द्वारा मत देने का अधिकार, असेंबली में न चुना जाने का अधिकार तथा राजनीतिक पदों की मांग की जाने लगी। जब उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ मिला नहीं तो उन्होंने इनकी मांगें रखीं। अपने विचारों को विस्तारित करने के लिए उन्होंने महिला क्लब बनाए, जिनमें एक बड़ा क्लब था जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन नाम से एक बड़ा संगठन था। उन्होंने अपने समाचार पत्र भी निकाले अपनी मांगों को प्रमुखता देने के लिए। जब महिलाओं की बातें नहीं सुनी गई तो महिलाओं ने वर्साय, माने जो फ्रांस के राजा का महल था, वहाँ फिर से अपनी बात मनवाने के लिए 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की 10,000 महिलाओं का वर्साय अभियान कहा जाता है इसको, लुई सोलमे की तरफ फिर से पहुँची कि हमारी मांगें भी मनवाई जाएं। इसे वहाँ के जो ना राजतंत्र समर्थक जो लोग थे उन्होंने चुड़ैलों का धावा कहा, जबकि राजतंत्र विरोधियों के अनुसार
ये परियों का धावा था। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए सड़क पर निकली और अपनी बात मनवाने के लिए राजा के पास पहुंची। एक और हेडिंग है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या होती है पहले तो ये समझें। ऐसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता था, जबरन ऐसे कामों में उन्हें धकेला जाता था जो वो ना चाहकर भी उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि वो मजबूर थे खाने के लिए, रहने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसे खराब कामों में लगाया जाता था जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे। तो यहाँ जो शब्द है दास प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन मीन्स होता है ख़त्म करना। कैसे किया गया? इस काम को करने में देखा जाए तो जैकोबिनों की जो सरकार आई थी उन्होंने दास प्रथा का अंत किया। वास्तव में दास प्रथा क्या थी पढ़ा दिया हमने आपको। इसमें होता क्या था, फ्रांस के जो उपनिवेश थे, अर्थात फ्रांस जिन छोटे छोटे देशों पर कब्जा किए हुआ था, कैरिबियाई देश खासकर जैसे मार्टिनिक, गॉडेलोप, सेंट डोमिंगो आदि महत्वपूर्ण थे, जहाँ पर तंबाकू, नील, चीनी तथा कॉफ़ी के महत्वपूर्ण पैदावार होती थी। तो वहाँ फ्रांस को वहाँ जहाँ श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, वहीं यूरोपी द्वारा दूर देशों में जाकर काम न करने की इच्छा ने दासों का व्यापार शुरू कर दिया। जो लोग सक्षम थे वो तो काम करने से मना कर देते थे, लेकिन ऐसे मजबूर लोगों को जबरई उनसे काम कराया जाता था। तो एक प्रकार से दासों की खरीदारी, व्यापार खरीद शुरू हो गई और इसके लिए बड़े बड़े ठेकेदार हो गए। वो अपने अपने गांव से सप्लाई करते थे दासों की। जो यूरोप, अमेरिका तथा अफ्रीका के बीच शुरू हुआ जो त्रिकोणी व्यापार था, इसे हम त्रिकोणी दास व्यापार के नाम से जानते थे। अर्थात फ्रांस जो है ना अपने उपनिवेशों से दासों को ला करके अमेरिका में काम करवाने के लिए छोड़ देते थे और उन्हें वहाँ ख़राब परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन जब नेशनल असेंबली पावर में आई तो जैकोबिनों द्वारा 1794 में दासता को गैरकानूनी घोषित किया गया तथा सभी दासों को फ्रांस और उसके समुद्र पारी उपनिवेशों से मुक्त कर दिया गया। को हम कहते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन माने ख़त्म कर दी गई, जो मानव जीवन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अगला हेडिंग हमारे सामने है क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। इसमें हम देखें 1789 से बाद के सालों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं, बच्चों के जीवन में कई बड़े बदलाव आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। वह सेंसरशिप की समाप्ति हो गई। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे नाटक, किताब, अखबार को राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित होता था। सेंसर माने होता है कि अखबार में कोई भी सूचना बिना सरकार की अनुमति न छपे। जैसे आज कोई भी सूचना है, अखबार वाले, टीवी वाले सब स्वतंत्र हैं, लेकिन जब सेंसरशिप लागू हो जाती है तो फिर इन्हें सरकार की परमिशन के बिना कोई भी वस्तु छापने की अनुमति नहीं होती, सरकार जब तक परमिशन ना दे। घोषणा पत्र ने भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया गया। और जब सेंसरशिप खत्म हुई तो फ्रांस के शहरों में पर्चों, पुस्तकों, छपी हुई तस्वीरों, अखबारों की बाढ़ सी आ गई, जहां से यह तीव्रता से गांव देहात तक पहुंची और फ्रांस में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उन सारी बातों की जानकारी लोगों को हो रही थी और लोग उस पर टिप्पणियां भी लिख रहे थे। अगर हम सारांश रूप में देखें तो फ्रांस की क्रांति के परिणामों में है, क्या परिणाम निकले, इतनी बड़ा जो हमने पाठ पढ़ा पूरा, हम क्यों पढ़ रहे थे इसमें भी हमारा महत्व छुपा हुआ है। फ्रांस की क्रांति के बाद राजतंत्र की समाप्ति हो गई। दूसरा है प्रशासनिक एकरूपता, अर्थात पूरे फ्रांस में एक जैसे कानून हो गए। सामंती व्यवस्था की समाप्ति, अर्थात जो राजा राजपरिवार के लोग जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी वो भी समाप्त हो गई। चौथा है धार्मिक आज़ादी, अर्थात अब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र था। नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना
अभी तक नागरिकों को जो अधिकार नहीं थे, अब इस क्रांति के बाद नागरिकों को अधिकार मिल गए। समाजवाद का आरंभ हो गया, अर्थात गरीब अमीर का भेद मिटाने का प्रयास किया जाने लगा। इसके पहले सिर्फ जो पैसे वाले होते थे उनका ऐसा मानना था कि हम पैसे वाले हैं तो ईश्वर ने हमें ऐसा पैदा किया है, और जो गरीब हैं उन्हें ईश्वर ने गरीब बनाया है और उन्हें ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन अब यहाँ से लोगों की मानवीय धारणा बदल गई और ये माना जाने लगा कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप कुछ हिस्सा उसमें से गरीबों को भी दें ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। समाजवाद का आरंभ हो गया। इस प्रकार से हम देखें व्यक्ति का महत्व बढ़ा। अभी तक दैवी अधिकारों में विश्वास था कि राजा को ईश्वर ने बनाया है, मनुष्य कोई चीज़ नहीं, राजा जो चाहे सो मनुष्य के साथ कर सकता। लेकिन यहाँ बदल गया परसेप्शन, अर्थात अब व्यक्ति का महत्व बढ़ गया। राजनीतिक चेतना का विकास हो गया, लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए जागरूक हो गए। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, क्योंकि पूरे देश में एक जैसे कानून लागू होने से सबको ऐसा लगा कि अब हम इस देश के निवासी, सब पर वही कानून लागू हो रहे हैं। नया राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया, वाणिज्य व्यापार की वृद्धि हुई और नेपोलियन का जो कानून संग्रह था वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा और उसके कुछ प्रावधान तो आज भी वहाँ चल रहे हैं। तो ये था कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम या सारांश। फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा, जैसे जर्मनी में कहते 300 राज्यों को नेपोलियन ने 39 राज्यों में संयुक्त कर राइन राजसंघ बना दिया। पोलैंड पर प्रभाव क्या पड़ा? संयुक्त पोलैंड की तस्वीर, माने पोलैंड भी बिखरा हुआ था वो इकट्ठा हो गया। इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? 1832 में इंग्लैंड में भी रिफॉर्म एक्ट, माने जो कानून थे उन्हें फिर से पुनर्परिभाषित किया गया, नए कानून बनाए गए, संसदीय व्यवस्थाओं में सुधार किया गया ताकि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी क्रांति हो जाए। फ्रांस को डर लगा। यूरोप पर पूरे प्रभाव पड़ा। यूरोपीय जो निरंकुश शासक थे वो अपने लिए खतरा मानने लगे थे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा देखें हम तो टीपू सुल्तान ने भारत से अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त करने का प्रयास किया। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विचारों पर भी इस क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। और लास्ट है कि इटली जो है ना बिखरा हुआ था, इटली भी एक हो गया। तो हम देखें कि फ्रांस की क्रांति, इसीलिए हमने सब शुरुआत की थी कि फ्रांस की क्रांति दुनिया की अनोखी क्रांति है, क्योंकि इसके वजह से पूरी दुनिया में बदलाव महसूस किए गए। तो ये रहा फ्रांस की क्रांति का पूरा सारांश। आशा है कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी, और इसमें जहाँ कहीं भी परेशानी आपको हो आप बिल्कुल पूछिए। किताब का हमने पाठ भी आपके उस पर डाला है, आप उसे अच्छे से पढ़िए, अध्ययन करिए। उसके बाद परसों आपसे हम इसमें प्रश्नोत्तर डालेंगे जिन्हें आप सॉल्व करके भेजेंगे। धन्यवाद।